टॉप 5 इश्यूज़ इन यामा FZS वर्जन 4। तो भाई जैसे कि मैं हमेशा इस बाइक की तारीफ़ करता हूँ कि भाई ये बाइक बहुत ही बढ़िया है। मतलब इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी रोड प्रेजेंस मिलती है, काफ़ी अच्छी खासी वाइड बॉडी देखने को मिलती है, बहुत अच्छा माइलेज मिलता है, बहुत अच्छी सिटिंग पोजीशन मिलती है, बहुत अच्छी राइड क्वालिटी मिलती है। मगर इन अच्छाइयों के साथ साथ इस बाइक में कुछ बुराइयाँ भी हैं, जिससे कि मे बी आपका एक बार को मन पलट जाए कि यार मैं ये लूँ या इसकी बजाय और ऑप्शंस देखूँ मार्केट में। सो हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 इश्यूज विद द यामाहा FZS वर्जन 4। तो भाई यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत कर लें। सिर्फ 5% लोग सब्सक्राइब करते हैं, हमें इस परसेंटेज को धीरे धीरे बढ़ा के 10% तक लेके जाना है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। या मैं FZS वर्जन 4 से रिलेटेड और बाकी बाइक से रिलेटेड भी वीडियो में इसके ऊपर डालता रहता हूँ, ठीक है। तो चलो लेट्स गेट इनटू आवर वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है इसकी हेडलाइट। अब यार इसकी हेडलाइट देखने में तो काफ़ी अच्छी लगती है, आपको बड़ी सुंदर सी साइड में DRL मिलती है जो कि इतनी ब्राइट नहीं है, बट इनका ग्लो जो है काफ़ी सटल है। अभी फिलहाल जल रही है तो काफ़ी अच्छा लगता है। बीच में आप देखोगे बड़ी प्यारी जैसी क्यूट सी इसकी हेडलाइट मिलती है देखने में। मगर प्रॉब्लम इसके साथ में ये है कि भाई ये फोकस बहुत ज़्यादा लैग करती है। अब जो मैंने इसके पहले वीडियो बनाई थी मेरी हेडलाइट कंपैरिजन वाली, उसके अंदर इसका जो फोकस जो प्रॉपर्ली सेट नहीं था, बहुत ज़्यादा ऊपर था, इसका लेवल बहुत ऊपर था। मैंने सेट कर दिया, बट उसके बाद में भी कोई ऐसा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। अभी भी फोकस लैग करती है। ब्राइटनेस इज़ ओके एंड स्प्रेड अच्छा है, ब्राइटनेस ठीक है, बट फोकस जो है काफ़ी लैग करती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो इसकी हेडलाइट है, जैसे कि आप वो देख सकते हैं कि इसकी हेडलाइट थोड़ा फोकस लैग करती है, ठीक है। उसके अलावा अब जैसे मैं इसको हाई बीम पे करता हूँ तो आप हाई बीम पे भी अगर आप देखेंगे तो आपको उतना बेटर फोकस इसके अंदर नहीं मिलता है जितना आपको मिलना चाहिए। ब्राइटनेस ठीक है, स्प्रेड भी अच्छा है अगर मैं इसको थोड़ा मूव करूँ तो, पर लेकिन फोकस की जो है वो आपको थोड़ी कमी मिलती है इसके अंदर। तो ये एक चीज़ है जो कि मैं इसके बारे में पॉइंट आउट करना चाहता था इस हेडलाइट के बारे में। बाकी लुक्स वगैरह अगर आप देखेंगे तो जैसे कि मैंने कहा अच्छी लगती है वो, बट हेडलाइट को लुक से फ़र्क नहीं पड़ता भाई, फ़र्क पड़ता है इसकी स्प्रेड से और इसकी विजिबिलिटी से। तो फोकस थोड़ा सा लैग करती है, प्रोजेक्टर वाला मज़ा नहीं मिलता है इसके अंदर। बट हाँ यही है कि LED रिफ्लेक्टर होता है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ता है। तो गाइस जैसे कि आपने देखा यार कि फोकस की इसके अंदर काफ़ी कमी है, और जिस प्राइस पॉइंट पे ये आती है, जिस प्राइस पॉइंट पे आती है 1,60,000, अब तो 1,61,000 ऑन रोड हो गई है जयपुर में, ठीक है। एक शोरूम आएगा इसको 1,35,000-36,000 समथिंग की है ना। तो इस पॉइंट पे यार कम से कम यामा को इसके अंदर प्रोजेक्टर सेटअप देना चाहिए। जो इसके ऊपर बाइक आती है यामा FZX, बेसिकली मेटल बॉडी है, बाकी सारी चीज़ें उसमें ऑलमोस्ट सेम है। उसके अंदर आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है बाय फंक्शनल वाला। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर भी वो आ जाना चाहिए जब भी इसका नेक्स्ट अपडेट आए, एंड होपफुली जल्दी अपडेट आए इस बाइक में, ठीक है। तो ये एक चीज़ है कि यार हेडलाइट जो है इसकी थोड़ी सी मुझे वीक लगती है, थोड़ी सी और बेटर होनी चाहिए थी। तो गाइस यार जो अपना सेकंड पॉइंट आता है वो है बिल्ड क्वालिटी। अब बिल्ड क्वालिटी क्यों, देखो क्वालिटी ऑफ मटेरियल जो है वो अच्छा यूज़ किया है यामा ने, बट द प्रॉब्लम इस कि इसके अंदर मेजरली कि आपको मैक्सिमम जो इसके बॉडी वाले पार्ट्स हैं, जैसे आपको इसका टैंक हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया जो इसके पीछे पिलियन गार्ड की तरफ में आता है, ठीक है। उसके बाद में जो आपका ये वाला हिस्सा हो गया, ये इवन योर इंजन जो आपका काउल पैनल आता है, इंजन गार्ड भी जिसको लोग बोलते हैं भाई, वो आपको पूरा का पूरा फाइबर का मिलता है। तो उसकी वजह से ये है कि इन चीज़ों के डैमेज होने की जो है प्रोबेबिलिटी वो ज़्यादा हो जाती है। मान लो अगर आपका डायरेक्टली इंपैक्ट आता है, बाइक से गिर जाते हो, ठीक है, अगर आपके डायरेक्टली इसके ऊपर ये पड़ता है, ये पूरा का पूरा क्रैक हो जाएगा, फिर आपको पूरा नया पार्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। कोई भारी सा पत्थर अगर आपके यहाँ पे लग जाता है तो आपका इंजन जो गार्ड है ये टूट जाएगा तुरंत ही, ठीक है। पीछे आपका टायर अगर, तो चलो वो सारी चीज़ें तो वैसे भी फाइबर की आती है, बट ये सारी चीज़ें जो कि मेटल की होनी चाहिए वो इसके अंदर आपको नहीं मिलती है। हालांकि इसका जो वेट है उसको कम कर देती है, 136 kg का वेट बनाती है, मगर यार ये एक तरह से देखा जाए ना तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है ऑन द पार्ट्स रिलायबिलिटी, ठीक है। क्योंकि अब देखो डायरेक्टली अब फाइबर चाहे कितनी अच्छी क्वालिटी का लगा लो, हालांकि बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बट अगर तेज़ इंपैक्ट होता है तो ये टूट जाएगा ऑब्वियसली। मेटल जैसी स्ट्रेंथ इसके अंदर आपको नहीं मिलती है। तो ये एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ कि जब आप इसको थोड़ा रफ़ रोड पे अगर मान लो थोड़ी रफ़ गाड़ी चलाएंगे, थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर नीचे ऐसा बाउंसी चलेगी गाड़ी, तो थोड़े दिनों में इसके जो स्क्रूज़ है जहाँ पे ये लगते हैं, नक्के बोलते हैं जिनको, उनके बीच में से थोड़ा गैप आने लग जाता है, फिर ये चीज़ें ना बजने लग जाती है। तो इसलिए इस मामले में मैं यही कहूँगा कि भाई यार अगर आपको इस हेडेक में नहीं रहना कि भाई मेरी गाड़ी के पैनल बज रहे हैं, मुझे ध्यान से चलाना है, कोई चीज़ लूज़ हो गई उसको टाइट करना है, तो फिर आप इसके ऊपर मत जाओ, ठीक है। और एक और प्रॉब्लम जो कि इसके इस बिल्ड क्वालिटी की वजह से कॉज होती है, जो कि अपनी तीसरी प्रॉब्लम है, दैट इज़ पैनल गैप इश्यूज़। भाई पैनल गैप इश्यूज़ आपको इस बाइक में बहुत सारे मिलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर दो टाइप के पैनल गैप इश्यूज़ हैं। एक तो यूजुअल है जो कि आपको एट द टाइम ऑफ डिलीवरी मिलेंगे, या फिर आप कितनी बाइक चेक कर लेना उस शोरूम में, जितनी FZS वर्जन 4 खड़ी होगी सब में आपको मिलेंगे। और दूसरा है अनयूजुअल पैनल गैप्स, जो कि आप थोड़े दिन जब चलाओगे तब आने स्टार्ट होंगे, ठीक है।
तो वही बात है, बिल्ड क्वालिटी की वजह से इसके अंदर आपको जो पैनल गैप इशूज़ है वो आने लगते हैं, क्योंकि भाई इतने बड़ा पार्ट दे रखा है तो इसकी वजह से इसका वेट भी बढ़ जाता है। और स्क्रूज़ हालांकि इसके अंदर दे रखे हैं, बट जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़े दिनों में वो जगह बना लेते हैं अपनी जगह पे, इस वजह से धीरे धीरे लूज़ होने लग जाते हैं और फिर पैनल गैप इशूज़ आने लगता है। अब जैसे कुछ पैनल गैप इशूज़ इसके अंदर है जो कि यूजुअल है। अब यूजुअल पैनल गैप इशूज़ की अगर मैं बात करूँ तो यूजुअल पैनल गैप्स की जो मैं बात कर रहा था वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसे आप ये देख सकते हो, इधर आपको एक गैप दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाला, ये एट द टाइम ऑफ डिलीवरी गैप था और ये फिक्स भी नहीं होता। मैंने ट्राई किया, इसके नीचे आपको ऐसे दो यहाँ पे ऐसी पिंस सी मिलती है, उसको निकाल के मैंने ट्राई किया, बट ये वाला जो गैप है फिक्स नहीं होता है। अब जब ये लाइट जलती है ना तो थोड़ा अजीब सा लगता है देखने में। आप देख सकते हो ये यहाँ पे गैप है, ठीक है। और दूसरी अगर मैं यूजुअल पैनल गैप्स की बात करूँ तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे इतना बड़ा सा आपको गैप दिखेगा, यहाँ पे ये चीज़ है। उसके अलावा फिर यहाँ पे जो आप देखोगे बीच में अलग सी ग्रे लाइन दिखती है, ये एक यूजुअल पैनल गैप हो गया इसके अंदर। तो ऐसे यूजुअल पैनल गैप्स इसके अंदर आपको बहुत सारे मिलेंगे। जो अनयूजुअल है, जो कि मेरी बाइक में चलाने के बाद में आने शुरू हुए हैं, वो है एक तो ये वाला, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये चीज़ नीचे रखी है और ये थोड़ी सी ऊपर है। एक ये इसके अंदर पैनल गैप इशू है। दूसरा इसके अंदर जो अब आना स्टार्ट हुआ है, दैट इज़ यहाँ पे आप देखोगे ये लंबा, ये देखो ये गैप दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी एक लंबा सा ऐसा आ रहा है। हालांकि ये वाला फिक्स हो जाता है, इसको यहाँ से थोड़ा स्क्रू को लूज़ करके इसको ऊपर पुश करके टाइट करते हैं तो ये फिक्स हो जाता है। बट जो इसके अंदर आपको पैनल गैप इशू यहाँ पे मिलता है, इस वाली साइड पे, ये वाला जो है हालांकि माइनर है, बट फिर भी एक जो बंदा ऐसा बाइक एंथुजियास्ट है वो 1 सेकंड में पकड़ लेगा कि भाई यहाँ पे इसमें पैनल गैप इशू है। तो ये वाला जो है ये फिक्स नहीं हो रहा। ये एट द टाइम ऑफ डिलीवरी नहीं था, ये बाद में आया, बट ये वाला फिक्स नहीं हो रहा। वो वाला तो चलो फिक्स भी हो जाता है। तो मैं वही कह रहा हूँ भाई, क्वालिटी ऑफ मटेरियल इज़ गुड, मगर पीस इतने बड़े बड़े हैं कि धीरे धीरे वो शिफ्ट होने शुरू हो जाते हैं अपनी जगह से। तो ये एक चीज़ है इसके अंदर। सो गाइस यार, अब अगर हम अपने 4th पॉइंट की बात करें तो वो है यामाहा FZS वर्जन 4 का इंजन। अब आपको इसके अंदर रिलायबिलिटी अच्छी मिलती है, माइलेज आपको बहुत अच्छा निकाल के देती है, ठीक है। उसके अलावा आपको इसके अंदर वाइब्रेशन वगैरह नहीं मिलती है, रिफाइनमेंट आपको बहुत अच्छी मिलती है। मगर इन 2024 के हिसाब से इसके अंदर आपको पावर काफ़ी कम मिलती है। अब आप इसी के सेगमेंट में अगर आप N150 देखोगे तो उसके अंदर आपको पावर बहुत अच्छी मिलती है। अराउंड आई गेस उसके अंदर आपको 14.2 14.3 bhp समथिंग पावर मिलती है, जो कि बहुत ही बढ़िया है फॉर अ 150cc इंजन। और इसके अंदर आपको सिर्फ 12.3 bhp मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी कम है। हालांकि इट इज़ अ कम्यूटर, आपको इतना फील नहीं होगी पावर इसके अंदर कि मतलब पावर लैक आपको इतना फील नहीं होगा कि पावर नहीं है यार, पावर कम है, जब मैं ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा हूँ तो पावर नहीं आ रही है, ऐसी चीज़ें फील नहीं होती है। बट फिर भी थोड़ी सी और पावर होती है तो थोड़ी सी और फन टू राइड हो जाती है। अब ये बिल्कुल एज अ बेसिक कम्यूटर की तरह आप इसको लेके चलिए कि भाई आपको डिसेंट इसके अंदर पावर मिलेगी, डिसेंट आपको लुक्स वगैरह चीज़ें मिलेगी, ये चीज़ है। तो भाई और दूसरी चीज़ ये कि यार कोई मेजर अपडेट नहीं दे रहा है यहाँ इसके इंजन में, एटलीस्ट भाई थोड़ी सी पावर तो इंक्रीज़ करे। 12.3 bhp की बजाय एटलीस्ट 13-13.5 bhp पावर तो है, जो कि थोड़ा सा और फन टू ड्राइव हो जाए ये गाड़ी। तो यही मैं चीज़ कह रहा हूँ कि भाई इंजन में कोई मेजर अपडेट नहीं आया है। तो जो थोड़ा सा ऐसा जिनको अपनी बाइक में थोड़ा एक्स्ट्रा पंच चाहिए, वो सारी चीज़ें चाहिए, उनको मैं ये कहूँगा कि आप इस बाइक को कंसिडर ना करें, क्योंकि यार वो जो एक्स्ट्रा पंच आप एक इससे डिमांड करेंगे ना, वो आपको ये ऑफ़र नहीं कर पाएगी बाइक, क्योंकि इंजन जो है थोड़ा सा लेस पावरफुल है। तो ये मैं कहूँगा थोड़ा सा अंडर पावर्ड है, टू बी स्पेसिफिक, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कॉम्पिटिशन। अगर आपको थोड़ी और बेटर पावर चाहिए, यू कैन गो फॉर N150 एंड यू कैन गो फॉर N160 और NS 150 के लिए जा सकते हैं आप, हीरो एक्सट्रीम 160R के लिए जा सकते हैं। इससे थोड़ी सी महंगी है, बट फिर भी आपको वो मज़ा आ जाएगा जो कि आप ढूंढ रहे होगे ना। अगर आपको एक पावरफुल ऐसा पंच चाहिए अपनी बाइक में, तो वो चीज़ आपको उन बाइक से मिल जाएगी, मगर आपको इसके अंदर नहीं मिलेगी इस प्राइस पॉइंट पे। ओके सो गाइस यार, अब हम बात करते हैं अपने 5th और सबसे मेरे हिसाब से एक पॉइंट ऐसा जो कि इस बाइक में सही हो जाना चाहिए था अब तक, मगर हुआ नहीं है। वो है भाई इसका रियर सस्पेंशन। अब इसके अंदर पीछे आपको 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन मिलता है। अब मेरे को इसको चलाते हुए 1502 किलोमीटर हो गए हैं, ठीक है, 1502 किलोमीटर मैंने इसको चला लिया है। रियर सस्पेंशन जो है इसका बहुत ही ज़्यादा स्टिफ है, मतलब अगर आप शार्प गड्ढे में जाओगे आपको पूरा यहाँ पे बैक में फील करा देगा ये कि भैया मस्त वाले गड्ढे में आपकी गाड़ी गई, और ऐसा ढचाक करके ऐसे झटका सा लगता है, ठीक है, मतलब उतना तेज़ नहीं लगता, बट हाँ आपको बढ़िया वाला ऐसे झटका सा लगता है। तो काफ़ी स्टिफ है यार इसका रियर सस्पेंशन। अब बहुत ही माइनर सा स्मूथ हो गया है, बट ये एक यार स्टिफनेस बहुत ज़्यादा, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के चक्कर में यामाहा ने इसका रियर सस्पेंशन इतना ज़्यादा स्टिफ दे दिया है ना कि भाई वो जब ज़्यादा ही शार्प गड्ढे में जाती है ना तो फिर दुखी कर देता है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा ऐसे ख़राब रोड पे, अगर आपकी स्लो स्पीड पे ऐसे चल रही है, देन इट इज़ ओके। बट अगर आप थोड़ी सी फास्ट स्पीड में जा रहे हो और अचानक से गड्ढा आ जाता है, फ्रंट सस्पेंशन इसके इतने अच्छे 41 mm के आपको इसके अंदर टेलीस्कोपिक फोक्स मिलते हैं कि शोल्डर पे हल्का सा भी जर्क नहीं आने देंगे। बट
पिछवाड़े में ऐसा लगेगा कि भैया मतलब किसी ने पत्थर मार दिया, मतलब बहुत स्टिफ है इसका रियर सस्पेंशन, ठीक है। तो ये एक चीज़ है इसके अंदर। तो भाई ये थे 5 इशूज़ यामाहा ZS वर्जन 4 के बारे में, जो कि मैंने एज अ ओनर आपको बताया, क्योंकि भाई ये सारी चीज़ें कोई भी आपको नया रिव्यूअर नहीं बता पाएगा, क्योंकि उनको हार्डली 2-3 दिन के लिए मिलती है गाड़ी, उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें नहीं एक्सप्लेन कर सकते। बट मुझे अब इसको 4.5-5 महीने हो गए हैं, तो मैं आपको प्रॉपर टू प्रॉपर सारी की सारी इशूज़ आपको इसके अंदर बता दिए। एक तो भाई इसकी थोड़ी हेडलाइट कमज़ोर है, फोकस लैग करती है, ठीक है। दूसरा इसकी बिल्ड क्वालिटी, फिर पैनल गैप इशूज़ जो इसके अंदर आते हैं। पैनल गैप इशूज़ तो भाई कॉमन है, वर्जन 4 वर्जन 3 दोनों ही आपको मॉडल्स में ये चीज़ कॉमन मिलती है, ठीक है। फोर्थ आ गया इसका पावर। हालांकि मेरे को इतना फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि मैं उतना एग्रेसिव राइडर हूँ नहीं, बट जो मेरे दोस्त हैं वो कहते हैं यार थोड़ी सी पावर कम लगती है इसके अंदर, वो पंच नहीं आता जो बाकी बाइक्स में आता है। जैसे मेरा एक दोस्त है जिसके पास में N160 है, हालांकि उससे तो कोई कंपैरिजन नहीं है, 160 सीसी है वो, 1 आई गेस कुछ 15 या 16 bhp समथिंग कुछ पावर आती है उसके अंदर। तो भी ये कहता है यार कि वो पावर, वो पंच फील नहीं होता इसके अंदर। और दूसरा भाई रियर जो इसका स्टिफ सस्पेंशन है वो एक बड़ी दिक्कत देता है। पिलियन को तो खासकर, राइडर को चलो फिर भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट पिलियन को तो बढ़िया वाला झटका लगेगा। तो ये एक चीज़ है। तो गाइस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना जो कि यामाहा ZS वर्जन 4 को लेने की सोच रहे हैं। तो उससे पहले वो ये वीडियो ज़रूर देख ले, ताकि उन्हें सारे इसके इश्यूज़ के बारे में पता चल जाए कि भाई ये 5 मेजर इश्यूज़ है जो कि आपको इसके साथ में फेस करने पड़ेंगे अगर आप इसके साथ में जाते हैं तो, ठीक है। इसमें से कुछ इश्यूज़ है, जैसे कि एक तो पैनल गैप वाला इशू जो है वो आपका यामाहा ZX में सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर आपको मेटल बॉडी वगैरह मिलती है। और हेडलाइट वाला इशू भी उसके अंदर सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर आपको बायफंक्शनल प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलती है, जिसका कि फोकस भी बहुत अच्छा है, ब्राइटनेस तो बहुत बढ़िया है ही, साथ ही उसका स्प्रेड भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। तो ये 2 इशूज़ उसके अंदर आपको सॉल्व हो जाएंगे। बट रियर स्टिफ सस्पेंशन और साथ ही आपका इंजन वाला जो इशू है उसके अंदर, वो चीज़ उसके अंदर रहेगी। तो क्योंकि ऑब्वियसली द इंजन इज सेम एंड जो पीछे सस्पेंशन आता है वो भी सेम ही है, ठीक है। एंड डू कमेंट बिलो द वीडियो अगर आपको कोई ऐसा इशू इस बाइक में लगता है, अगर आप भी इसके कोई ओनर हैं, अगर आपके पास में भी यामाहा ZS वर्जन 4 है तो उसे नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखना, और मैं उसको अपनी जो अगली Q&A वाली वीडियो मैं बनाऊंगा, ठीक है, उसके अंदर मैं उसे ज़रूर लूँगा। तो गाइज़ एक और चीज़ मेरे को आपको बोलनी थी कि अब थोड़ी जो वीडियो की इंटेंसिटी है वो लो हो जाएगी। हफ्ते में मैं एक ही डाल पाऊँगा, यानी 7-8 दिन में एक ही, क्योंकि यार देखो अभी मेरे सितंबर में एग्ज़ाम्स है CPL के, ठीक है, मेरे एग्ज़ाम्स है, तो मुझे उसके लिए थोड़ी अभ्यास करना है, तो इस वजह से थोड़ा सा भी इंटेंसिटी लो हो जाएगी। तो उसके लिए मैं पहले माफ़ी चाहता हूँ। बट जैसे ही अपने एग्ज़ाम्स हो जाएंगे और हम वापस से अपनी पेस पे आ जाएंगे और मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करने की सोच रहा था, आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि मैं व्लॉग्स बनाऊँ या नहीं, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल। सिर्फ 5% लोग सब्सक्राइब करते हैं। एंड जय महाकाल एवरीबॉडी।